दूसरा एक सवाल पूछा, क्या था भाई दूसरा सवाल? कोई बता दे। की विजन सर, ग्रामीण विकास की विजन, ग्रामीण विकास के लिए विजन सर, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस। हाँ 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 हाँ, स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज। हमारे देश में शब्दों की राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। आप स्मार्ट सिटी कहोगे तो कहेगा स्मार्ट विलेज क्यों नहीं कर रहे हो, स्मार्ट विलेज करोगे तो कहेगा स्मार्ट सिटी क्यों नहीं कर रहे हो। हर चीज में से राजनीति खोजना, राजनीति करना, राजनीति जोड़ना, ये भारत में व्यापक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी का अलग कंसेप्ट है। लेकिन क्या गांव की स्थिति बदलनी चाहिए? आज भी हिंदुस्तान में बहुत एक जनसंख्या गांवों में रहती है। जो सुविधाएं शहर को उपलब्ध है वो सुविधाएं गांव को मिलनी चाहिए। और इसलिए हमने एक रर्बन मिशन लिया है। ये स्मार्ट सिटी प्लस है। ये स्मार्ट सिटी प्लस व्यवस्था है, बहुत कम लोगों को समझ आएगा। और अभी प्राइमरी हमने स्मार्ट सिटी तो 100 की बात की है। रर्बन मिशन में हमने 300 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। ये ब्लॉक से भी नीचे के हैं, छोटे छोटे गांवों का क्लस्टर है और वे पोटेंशियली उस इलाके के ग्रोथ सेंटर बन सकते हैं। अगल बगल के गांव के लोग शिक्षा के लिए वहां आते होंगे, अगल बगल के गांव के लोग अपना माल बेचने के लिए आते होंगे, माल खरीदने के लिए आते होंगे, बीमारी वगैरह रही हो तो अगल बगल के लोग वहां आते होंगे, मोबाइल फोन रिपेयर करवाना होगा, चार्ज करवाना होगा तो वहां आते होंगे। ऐसे एक 300 छोटे गांव हमने सिलेक्ट किए हैं और रर्बन मिशन के तहत उसको उस रूप में विकास किया जाए कि जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही हो जो शहरों को होता है। उसको डिजिटल कनेक्टिविटी हो, उसको फिजिकल कनेक्टिविटी हो, उसको क्वालिटी एजुकेशन हो, उसको क्वालिटी हेल्थ सुविधाएं हो, लेकिन आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। गांव मरने नहीं देना चाहिए। गांव में एक अपनापन होता है। गांव में मेहमान आता है तो किसी परिवार का नहीं होता है, पूरा गांव कहता है कि आज हमारे यहां मेहमान आए हैं। गांव में बारात आती है तो एक परिवार में बारात नहीं आती, पूरा गांव कहता है आज तो हमारे शहर गांव में बारात आई, हमारी बिटिया की शादी है। ये जो गांव की ताकत है वो भारत की जड़ों में इतना सामर्थ्य रखती है और इसलिए आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और उसको ध्यान में रखते हुए रर्बन मिशन को हाथ में लिया है, जो एक प्रकार से स्मार्ट सिटी प्लस योजना है और उस पर काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। वो भविष्य के रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ सेंटर बन जाएंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव उससे आने वाला है। एक तीसरा सवाल था शायद, तीसरा क्या था? खादी और हैंडलूम्स के संबंध में था सर। हैंडलूम, कल 7 अगस्त है, हैंडलूम डे है। हमें मालूम है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली और स्वदेशी का मंत्र इसके साथ 7 अगस्त जुड़ी हुई है और इसलिए हैंडलूम डे हमने पिछले साल से 7 अगस्त से शुरू किया है। हमारे देश में गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने की ताकत एग्रीकल्चर के बाद किसी एक सेक्टर में है तो वो है टेक्सटाइल, हैंडलूम, खादी, वीविंग। ये जो काम है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं जो कपड़ों के पीछे खर्च करता हूं
उसमें से ज्यादा नहीं 5% मैं इन प्रोडक्ट पे लगा दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सामान्य गरीब लोग जो हाथ से काम करता है, उसकी इकोनॉमी में आसमान जमीन का परिवर्तन आ जाएगा। मैं हर एक को कहता हूं 2 अक्टूबर को कुछ न कुछ खादी का खरीदिए, और वो महीने भर कमीशन भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने, एक आध चीज खादी की तो घर में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। आप देखिए गरीब आदमी को मदद होगी। हैंडलूम अपने आप में आज उसने फैशन की जगह ली है। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन। आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। ये अगर हम मूड बनाते हैं तो हैंडलूम के विकास के लिए बहुत संभावना है। उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी चल रहा है, उसमें फैशन डिजाइनर भी अब आ रहे हैं, और दूसरा ग्लोबली जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ लोग झुकाव रखते हैं, उनका हैंडलूम और खादी की चीजों पर आकर्षण बढ़ रहा है। हम जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नौजवान यहां बैठे हैं, हम ई प्लेटफॉर्म का ग्लोबल मार्केटिंग करके हमारे इन गरीब लोगों की चीजों को दुनिया में बेचने का एक बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं। और मैंने देखा कि आज आपने एक मर्चेंटाइल एक्टिविटी को भी यहां से लॉन्च करवाया है मेरे हाथ से, लेकिन मुझे खुशी हुई कि बाद में आपने कहा कि ये प्रॉफिट गंगा सफाई में जाएगा, तो मेरा डर कम हो गया। वरना होता कि ये मोदी अब बिजनेस करने लग गया है। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम हैंडलूम को पॉपुलर करें। हमारे गरीब बुनकर जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए हम सुविधा करें। आप देखिए, देखते ही देखते ग्रामीण इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा। अगले 3 सवाल श्री काल मेहता, जो सिलिकॉन वैली से हमारे साथ जुड़े हैं, सुवेनी कौल, जो जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, और छवि यादव, नोएडा से। Honorable Prime Minister Shri Modi ji, my name is Kal Mehta. I'm a founder of a technology nonprofit called Code for India here in Silicon Valley, and also a technology entrepreneur. I have twofold questions, but before I get to my questions, I do want to congratulate you and your team for this MyGov platform, which is a wonderful initiative and super helpful for us overseas diaspora to connect directly with you and your government. And I'm sure it is super helpful for people all over the country. So congratulations once again. My first question is about how do you manage to travel for such long distances for 21 hours straight from Mexico to New Delhi, and then be ready for a meeting for several hours and continue to work around the clock? How do you manage this very punishing and crazy schedule? I'm probably 25 years younger than you, but I can imagine how I would be able to do this. So it's very inspiring, and I'd love to learn from that. My second question is, how would you describe your foreign policy? Would you say it is aggressive? Is it passively aggressive? Is it proactive, or is it reactionary? I'll appreciate your answer for both the questions. नमस्कार मोदी जी, मेरा नाम सुवेनी कौल है। मैं जम्मू कश्मीर राज्य से हूँ और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में रहती हूँ। अपना प्रश्न पूछने से पहले सभी भारतीयों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन के विषय में आपने बहुत बार बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। आपकी सरकार ने नमामि गंगे और स्वच्छ भारत जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। मेरा प्रश्न है कि 2019 में जब आपकी सरकार का पहला कार्यकाल पूरा होगा, क्या हमें क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिलेगी? क्या हमें ज़मीन पर कुछ ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे? इससे जुड़ा और एक सवाल है कि भारत में रहने वाले भारतीय और देश के बाहर रहने वाले भारतीय पर्यटन को एक मिशन बनाकर उसमें अपना योगदान कैसे कर सकते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद।
नमस्कार सर, मैं छवि यादव एक आर्किटेक्ट हूँ और नोएडा में रहती हूँ। सर, मैं माईगॉव तब से फॉलो कर रही हूँ जब से ये लॉन्च हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि इसके माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पा रही हूँ। मेरा सवाल संगठन और वॉलंटियर के बारे में है। मेरे हिसाब से माईगॉव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब वॉलंटियर्स के लिए, और क्योंकि आप स्वयं एक कार्यकर्ता रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार एक अच्छे वॉलंटियर या कार्यकर्ता में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कृपया अपने कार्यकर्ता वाले दिनों के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा आपने अपने ऐप में भी वॉलंटियर्स के लिए बहुत स्कोप रखा हुआ है। इस ऐप का आपको आइडिया कैसे आया और इससे आप क्या खुद इस्तेमाल करते हैं? पहला सवाल था विदेश नीति के संबंध में। विदेश नीति को ये सारे एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव इन शब्दों की जरूरत नहीं है। एक्चुअली विदेश नीति देश हित की नीति होती है। इंडिया फर्स्ट, बस उसका सेंटर पॉइंट यही है, इंडिया फर्स्ट। भारत के स्ट्रेटेजिक जो हित है उसकी रक्षा हो, भारत आर्थिक दृष्टि से फले फूले, दुनिया में जहां जगह हो वहां पहुंचे। और तीसरी बात है कि आज वक्त बदल चुका है, पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। दुनिया का कोई देश एक खेमे में भी नहीं है और वो खेमे वाला युग भी पूरा हो चुका है। हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है और 5 चीजों में साथ चलता होगा, 2 चीजों में सामने चलता होगा, फिर भी साथ साथ रहते होंगे। ये अवस्था है। इसका बारीकी से समझना, उपयोग करना और भारत के हितों की चिंता करना, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम है। और दूसरा एक पहलू जो हमने उपयोग करना चाहिए वो है हमारा डायस्पोरा। दुनिया में बसे हुए भारतीयों की अपनी एक ताकत है, दुनिया में बसे हुए भारतीयों की एक साख है, इज्जत है उनकी। उन सरकारों ने उनके प्रति बड़ा आदर भाव है। ये हमारे शक्ति का भारत के लिए दुनिया के साथ संबंधों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका वो अदा कर सकते हैं। इन दिनों डायस्पोरा काफी प्रोएक्टिव हुआ है, असर्टिव भी होने लगा है। मैं समझता हूं ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी तरह दुनिया के अंदर आज भारत एक नई ऊर्जा के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ अपनी जगह बना रहा है। और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए देशों में भारत आज कई इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें दुनिया हमारा साथ दे रही है। तीसरा सवाल उन्होंने मेरा व्यक्तिगत पूछा। जो विदेश में रहते हैं उनके लिए सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो जेट लैग से परेशान रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने खास पूछा कि आप इतना सफर करके जाते हो और फिर ऑफिस चले जाते हो। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और आज से नहीं पूछते हैं, मुझे कई साल से पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या। 125 करोड़ देशवासी उनके सपने, उनकी स्थिति, मैं पूरे मन से उसे जुड़ा रहता हूं जी। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं।